नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आज से जी न्यूज पर हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक दिन का संपादक। संपादक का काम कोई आसान काम नहीं है। संपादक को खबरों के लिए संघर्ष अंदर यानी अपने स्टूडियो और न्यूज रूम में भी करना होता है और ये संघर्ष बाहर भी होता है। हर चुनौती से निपटने के लिए वक्त बहुत कम होता है, कभी मिनट तो कभी सेकंड। ये जितना रोमांचकारी है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। आज जो एक दिन के जी न्यूज के संपादक हैं वो स्मृति ईरानी जी हैं। तो मैंने शुरू में कहा था कि आपका जी न्यूज से एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। न्यूज़ रूम को शायद पता नहीं, इसमें तो कई न्यूज़ रूम में यंगस्टर्स देख रही हूँ जो शायद तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। आज से 30 साल पहले मैं जी न्यूज़ की स्ट्रिंगर रह चुकी हूँ। 30 साल तो जो 30 साल पहले स्ट्रिंगर रहा हो उसको वही न्यूज़ रूम एक दिन एक संपादक की भूमिका निभाने के लिए बुलाता हो, ये किसी भी व्यक्ति जिसने मीडिया का ये एक सफ़र देखा हो उसके लिए गौरव का विषय है। इसलिए बहुत धन्यवाद। तो अब उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ कहा जाता है कि ये कांटों का ताज है। तो आज उस कांटों के ताज को पहनने की जो दिशा में आपको आगे बढ़ना है। ये ताज तो ये दो महानुभाव पहन चुके हैं। बिल्कुल, रामकृपाल जी हम लोगों के साथ में आज रहेंगे और साथ में अक्कू श्रीवास्तव जी रहेंगे। मैं 30 साल पहले जब स्ट्रिंगर थी तब रामकृपाल जी एडिटर नवभारत में थे और श्रीवास्तव साहब तब चंडीगढ़ में एक्सप्रेस की टीम का लीडरशिप कर रहे थे। मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि जो लोग हैं वो भी सुन पाएँ और समझ पाएँ कि इस न्यूज़ लिस्ट में क्या है। न्यूज़ लिस्ट में पहली खबर हमारी भारत के स्वदेशी अभियान की नई उड़ान है और मोरक्को में पहली बार भारत की विदेशी डिफेंस यूनिट शुरू होगी। मेक इन इंडिया को मोदी सरकार ने ग्लोबल बनाने की दिशा में कदम उठाया, ये पहली खबर है। यूएनजीए में ट्रंप कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे उन्होंने संबोधन किया था और कई पॉइंट्स रखे। भारत पाक सीज फायर कराए उन्होंने, 7 युद्ध रुकवाए उन्होंने, पुतिन को कागजी शेर कहा, यूक्रेन को खोई ज़मीन मिलेगी। एक कंट्रोवर्सी इस वक्त देश में चल रही है, आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल। देश में अलग अलग जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। और यूपी में 2 दिन में जो महिला टीम है पुलिस की, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी महिला टीम ने खुद एनकाउंटर किया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक संपादक के तौर पर आपकी प्राथमिकताएं कौन सी खबरों को लेकर के ऊपर रहेंगी? आज जितनी डोमेस्टिक उतने ही इंटरनेशनल न्यूज़ को हमारे दर्शक, हमारे नागरिक तवज्जो देते हैं। क्योंकि मैं भले आज एक दिन की आपके यहाँ संपादक हूँ, लेकिन एक राजनीतिक पक्ष से मैं संबंध रखती हूँ। मैं उसकी न सिर्फ उस पक्ष से मंत्री रह चुकी हूँ बल्कि वर्तमान में उसी पक्ष के नेता की सरकार चल रही है देश में। मैं नहीं चाहूँगी कि संपादक की भूमिका की कहीं भी कोई परछाई वर्तमान की जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं उस पर पड़े। तो मुझे लगता है विश्लेषण 2 प्रकार के हों इस विषय पर। एक, जियोपॉलिटिकली कैसे अब अमेरिका भारत को देखता है और वाइस वर्सा, भारत और भारतीयों का क्या दृष्टिकोण है राष्ट्रपति ट्रंप के संदर्भ में। लेकिन ये सारी जो चर्चाएं हो रही हैं इसका केंद्र बिंदु ट्रेड है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब न्यूज़ रूम में बैठ करके खासतौर से ट्रंप जो लगातार बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवा दिए हैं, भारत पाक का सीज फायर कराया है। एज ए एडिटर आपको क्या लगता है, क्या किस लाइन के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय और सरकार ने अपना स्पष्ट वक्तव्य इस विषय पे दे दिया है। संसद में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। अब अगर हम न्यूज़ रूम में नया दृष्टिकोण देना चाहते हैं तो एक ही चीज़ सतत क्या सामने आती है कि ये सारा का सारा जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील कैसे और क्या नेगोशिएट होगी। आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सो काल संकट है या जो भी कहे इसको टेम्पोररी, ये हमारे लिए वरदान साबित होगा आगे आने वाले समय में? मैं इस पर जानना तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ये एक स्ट्रैटेजी के स्वरूप में जो आप चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये इसलिए है क्योंकि भारत अब 4थी सबसे बड़ी आर्थिक इकाई बन चुका है और भारत ने अपने एम्बिशन को कहीं भी छिपाया नहीं। आप जो कह रहे हैं ना कि इट्स इन द शैडो ऑफ अ प्रपोज्ड कॉन्स्पिरेसी, तो उस दृष्टि से मोरक्को का जो न्यूज़ है, भारत का विदेशी डिफेंस यूनिट का शुरू होना, ये राष्ट्र को भी एक अच्छा संदेश है
इंटरनेशनली भी बहुत मायने रखता है, और उसके बाद अंगा की चर्चा होना, मुझे लगता है कि आप दिशा आप सही दे रहे हैं, निवेदन आपका सही है। एडिटर, लेकिन एक यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है कि हमें यहाँ आम आदमी के पर्सपेक्टिव को देखते हुए भी न्यूज़ की डिलीवरी करनी होती है। भारत का पहला अगर विदेशी डिफेंस यूनिट और इसकी न्यूज़ अगर आप इसको पहले देखें तो आम नागरिक में शायद ही कोई बढ़ चढ़कर इस न्यूज़ पर कोई विश्लेषण करेगा। एडिटर, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आप ट्रंप इस समय बोल रहे हैं कि H1B वीज़ा को वो रोकेंगे, उस उसकी फीस दृष्टिकोण बढ़ाएंगे, से, क्योंकि वो खबर ऐसा नहीं कि आज अचानक बोले हैं, बोल चुके हैं, तो मुझे लगता है आप ये वाला पहला रखें। अंगा का जब आप रखें तो चौंकने वाली बात नहीं है, तो हम सुन चुके हैं पहले। इसके बाद अगर हम देखें तो बाकी जो खबरें उनकी सीक्वेंस पर आगे बढ़े। मुझे पहले लगता है उसके बाद लेडी सिंघम आ जाना चाहिए। ओह, गाजियाबाद। नहीं, विषय थोड़ा सा मेरी दृष्टि से अलग इसलिए है क्योंकि महिला को पुलिस यूनिफॉर्म में देख के कोई ये शायद कल्पना नहीं करता होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वो पुलिस फंक्शन है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इस पुलिस फंक्शन की उनसे अपेक्षा नहीं है। ये जो इसमें जब हम लोग इस खबर को आगे बढ़ाएं तो आपको लगता है कि इसमें सिर्फ महिला पुलिस फोर्स का रहेगा, या जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिस तरीके से वो मुझे लगता है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं देखें तो देश में हर महिला पुलिस ऑफिसर के पास ये क्षमता है। हेडलाइन इसलिए बनी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की घटना है, और उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं आमतौर आप अपेक्षा करते हैं कोई पुरुष ऑफिसर होगा, तो आपकी हेडलाइन ही इसलिए बनी है क्योंकि महिला ऑफिसर वहाँ। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये रहती है कि जब जब ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं तो जो विपक्ष है यूपी का, वो विपक्ष का स्वभाव है, पर उसको रखना तो पड़ेगा उसको, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ भी हमें एज अ एडिटर रखनी अगर पड़ेगी। विपक्ष को लगता है कि महिला पुलिस ऑफिसर सक्षम नहीं है तो बोलने दीजिए, फिर जनता बताएगी विपक्ष को। बीजेपी की सरकार वैसे कई स्टेट्स में है इस वक्त, हाँ, वो लेकिन तो हमने लेकिन योगी आदित्यनाथ की यूपी की जो गवर्नमेंट है, जब लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र आता है तो नाम सिर्फ वहीं आता है, ऐसा क्यों? मुझे लगता है हर मुख्यमंत्री का एक ऐसा प्रशासनिक स्वभाव होता है जो चर्चा का विषय बनता है। बतौर एडिटर क्या आप उसके इन्फ्लुएंस में देना चाहेंगी? तो हमको एक जवाबदार मीडिया यूनिट के नाते कम से कम बेस्ट रिस्पांस क्या हो सकता है नागरिक के लिए, कि अगर हम कहते हैं कि हम आरक्षित कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट महिलाओं के लिए भारतीय पुलिस में, तो भारतीय पुलिस में शामिल होकर मात्र पिंक बूथ पर तैनात नहीं हो रही। तो अब न्यूज़ रूम की तरफ हम लोग चलेंगे। तो ये कपिल हैं जो हमारे शिफ्ट इंचार्ज हैं, मॉर्निंग शिफ्ट यही देखते हैं यहाँ पर। कितने बजे मॉर्निंग होती है कपिल? मैम सुबह 7 बजे पहुँच जाता हूँ। मैम ये ट्रायोलॉजी की जो मशीन है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं एडिटर लिखा हुआ, यहाँ पर ये एडिटर लिखा हुआ है, तो एडिटर अगर चैनल के अमेरिका में भी हैं, लंदन में है, कहीं पर भी हैं, वो अपने फ़ोन में एक ऐप अवेलेबल है, उसके थ्रू बोलेंगे सीधा इस पर आवाज़ आ जाएगी, तो वो वहीं से ही देख के कुछ भी बता सकते हैं कि ये गलत चल रहा है, ये सही चल रहा है, ये करेक्ट करो, कोई भी कमांड वहीं से ले सकते हैं। हर थर्सडे को DRP आती है, कुछ ना कुछ तो हम जरूर ऊपर नीचे थोड़ा होता है, ठीक है, कभी डांट भी पड़ती है, कभी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो सर तो हमें कुछ ना कुछ, कभी पार्टी, कभी कुछ ना कुछ, तो मैम आप हमारे लिए क्या करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो डेस्क पे है उसको पार्टी से संतोष नहीं करना चाहिए, उसको एज एन एम्प्लॉई क्या बेनिफिट मिलता है उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। गुड इवनिंग मैम। मैम आपके लिए कौन सी ब्रेकिंग इम्पैक्टफुल रही है? एक पॉलिटिशियन के लिए हर न्यूज़ इम्पैक्टफुल होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ना महिला संपादकों की वैसे बहुत कमी है, बहुत कम है, तो आज मुझे बहुत ही कम है। हाँ बहुत कम है, तो मुझे अच्छा लग रहा है आज आपको देख के। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने जब भी आपको देखा है पॉलिटिक्स में, आपकी जब से एंट्री हुई है, आपको हमेशा गढ़चोला अटायर में देखा है, तो आपके वार्डरोब में कितना गढ़चोला साड़ी होंगी, मतलब अगर आप नहीं, शायद मैंने वही बार साड़ी वही वाली पहनी, इसलिए आपने वही देखा नहीं, है। ऐसा नहीं है, कलर स्टेट ये घरचोला नहीं है, ये पटोला है। पाटन पटोला, यस, पाटन सिल्क, यस, तो मैं मतलब वो सिमिलर। ये पाटन में बनाने वाला एक ही परिवार बचा था। अब कहाँ अब पे एंकर्स की एंकर? मीटिंग है।
तो आपने न्यूज़ लिस्ट तो देख ली और उस पर डिस्कशन हो गया। अब ये एंकर्स हैं जो अब खबर आपने फाइनल की है, फाइनली डिलीवरी इनके हाथ में, और मुझे लगता है इनके पास में बहुत सारे सवाल हैं। तो आप क्या नॉर्मली एडिटर से सवाल करते हैं? ये फ्रीडम बची है। तो आज एडिटोरियल मीटिंग में ये निर्णय 2-3 जो चर्चा में आए वो बताती हूँ। एक, मोरक्को में भारत का एक पूरा का पूरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खुलना, वो पहली न्यूज़ आइटम बने या फिर अंगा में जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वो बने। यूपी में लेडी सिंघम वाली हेडलाइन चलाने की, और देखिए सारी महिलाएं धड़ाधड़ सा लहरा रही है, वो हेडलाइन नंबर 2 हो या हेडलाइन नंबर 3 हो। ये जो लिस्ट है इससे मैं एक अलग सवाल का पूछना चाहता था। एक दुविधा है तो उस पर आपका संपादकीय नज़रिया क्या है, मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे कई बार होता है जब हम डिबेट के शोज़ कर रहे होते हैं या डिस्कशन कोई चर्चा कर रहे होते हैं, तो अगर आप किसी कांग्रेस के नेता से थोड़े कठिन सवाल पूछ लें, ज़्यादा ग्रिल कर लें, तो सीधे कह देते हैं कि ये तो बीजेपी का प्रवक्ता है। इस तरीके से ये ऐसा नहीं होता, बीजेपी के किसी नेता से ज़्यादा सवाल पूछ लें आप तो कह देंगे कि भाई ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता है। अब ऐसी स्थिति में जिसको कि बैठे बिठाए प्रवक्ता बनाया जा रहा है अलग अलग पार्टियों का एंकर को स्टूडियो में, ऑन एयर हमारा क्या रुख होना चाहिए, कैसे हम जवाब दें? मैं चूँकि न्यूज़ रूम में न्यूज़ की गरिमा को लोगों को प्रभावित करते हुए देख चुकी हूँ 30 साल, और खुद डिबेट में एक पार्टी की प्रतिनिधि के नाते बुलाई जा चुकी हूँ और कठिन परिस्थितियों में बुलाई जा चुकी हूँ। मेरा ये मानना है कि एक एंकर का काम है सभी पक्षों को आवाज़ देना। दूसरा, एक एंकर जो बहुत ही वेल रिसर्च एंकर हो, जनता का सम्मान उसके लिए बढ़ने में देर नहीं लगती। तो अगर आप एक निष्पक्ष और वेल रिसर्च एंकर की छाप छोड़ सकते हैं, तो एक मीडिया प्रोफेशनल भी हूँ मैं, तो मीडिया प्रोफेशनल के नाते वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कई बार चैनल ब्रांड होता है और कई बार सिर्फ एक एंकर चलता फिरता ब्रांड बन जाता है। मेरा सवाल थोड़ा सा सोशल मीडिया थ्रेट को लेकर है। जिस तरीके से यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या आप उसको देखती हैं न्यूज़ चैनल्स के लिए एक थ्रेट के रूप में? नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें कम सुना जा रहा है और सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा समाज को इन्फ्लुएंस कर रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया समाज को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई लोग व्यू को न्यूज़ बना देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई लोग अपने आप को ऐसे विश्लेषक बताते हैं, ऐसे विशेषज्ञ बताते हैं, जैसे कि कल ही पॉलिटिशियन ने बोला होगा कि तुम आज जाना, ये बोलना, यही पक्की खबर है। जनता को ये समझाना कि वही सही न्यूज़ नहीं है, ये फिर इस न्यूज़ रूम का या एंकर्स की इस टीम का काम बन जाता है। क्योंकि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स बहुत होंगे। आप फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर कंपटीशन की जद्दोजहद में नहीं बन सकते। भले ही आप सरकार से सवाल पूछें, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट हो चुका है कि आप आजकल के एंकर सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछते हैं, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन जिनको लगता है, या तो आप उनके लगने की चिंता करिए या तो खबर की चिंता कीजिए। देखिए, हम एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आप भावुक नहीं हो सकते, ना न्यूज़ के लिए ना अपने लिए। आपकी अपनी भावनाएं जहाँ सम्मिलित हो जाए वहाँ पर चित्र धूमिल हो जाता है। हम हमारे बारे में कौन क्या कहता है वो मुद्दे को तार तार नहीं कर सकता। अगर पत्रकार डरता तो पत्रकारिता आज भी जीवित नहीं है। किसी कवरेज के लिए गए तो अभी जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो एक साथ बहुत सारे माइक्स चले आते हैं। ये कवरेज के दौरान हुआ, या फिर आप किसी मुद्दे पर कोई राय लेना चाह रहे हैं, तो क्या होता है कि किस यूट्यूबर ने क्या चलाया नहीं चलाया, एक परसेप्शन बन जाता है उनके दिमाग में, और फिर वो जनरलाइज करने लगते हैं कि नहीं साहब आप भी वही दिखाओगे, आप भी वही करोगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है फील्ड में। तो इससे कैसे? मुझे नहीं लगता कि चुनौतियां हैं, उससे हमें इतना। मैं अपना उदाहरण दे देती हूँ। चलिए, बतेरे नेता होंगे, अमेठी एक ही ने जीता, करेक्ट। अगर हम इस चिंता में रह जाते कि बतेरे हैं, हमारा क्या होगा, तो कभी इतिहास नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ फैक्ट डिलीवर करना या साथ में अपना परसेप्शन भी देना? अगर आपका कार्यक्रम वो मर्यादा देता है कि आपको अपना मत देना है, अपने संपादक से परमिशन लेने के बाद आपको करना पड़ेगा। अभी ये चलता है कि सिर्फ कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट। तो फिर आपको जनता को बतलाना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट नहीं।
लेकिन हाँ, जद्दोजहद बहुत लंबी है। हाल फिलहाल में मैं एक कार्यक्रम में आमंत्रित थी, बड़ी पोलाइटली मेरे नेटवर्क में मैंने बोला कि सब मैं नहीं आ सकती, सॉरी। मेरे साथ एक नई कलाकार खड़ी थी, जिसने कहा काश मैं भी स्मृति ईरानी की तरह ना बोल पाती धड़ल्ले से। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा उसके लिए 25 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप संपादक की कुर्सी चाहते हो लेकिन आप ज़मीन से शुरू नहीं करना चाहते, वो संभव नहीं। लक्ष्य बनाइए लेकिन इतना धीरज रखिए कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वक्त लगेगा। तो एंकर्स की तो मीटिंग हो गई, अब रिपोर्टर्स की मीटिंग भी जल्दी से कर ले। बाप रे, तो अभी आपने एंकर से तो बात कर ली, अब जो वो लोग जो आपसे बाहर मिलते हैं, फ्रंट लाइन पर रहते हैं, ये सारे वो रिपोर्टर्स हैं। और मुझे लगता है कि अब सीधे संवाद कर लेना चाहिए रिपोर्टर्स की मीटिंग। मतलब जो रिपोर्टर वैसे नहीं पकड़ पाते, आपने जबरन इसमें बिठा दिया है कि अब पूछे। नहीं, अब लेकिन अब मैं एडिटर हूँ तो रिपोर्टर इस मर्यादा का ध्यान रखेंगे। मैम, चूँकि सबके दिमाग में ये था कि नवरात्रि में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, और क्योंकि पहले तो ये था कि ऐसा पितृमास चल रहा था, तो इसलिए शायद बीजेपी सब तिथियों के हिसाब से करती है। तो सबके दिमाग में ये है कि भाजपा का अध्यक्ष मिलेगा कब, इस पर मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ। और भाजपा और संघ के क्या संबंध वाकई वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे, और उसी वजह से ये देरी हो रही। तो मेरा ये प्लान है अगली स्टोरी का कि इसको मैं करूँ। आपका कुछ सजेशन हो इस पर? तो संघ की ओर से सुनील आम्बेकर जी हैं और भाजपा की ओर से अनिल बलूनी जी हैं, दोनों से आपको बात करनी है। बीइंग एडिटर, आपको लगता है ये खबर बड़ी है कि अभी तक बीजेपी का अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा? सबसे बड़ी पार्टी है तो निश्चित रूप से आपकी रुचि उस पार्टी में होना स्वाभाविक है। पार्टी के प्रधानमंत्री वर्तमान में देश को सेवा दे रहे हैं, तो आपकी रुचि होना स्वाभाविक। पहला तो टैरिफ का भारतीय इंडस्ट्री पे कितना असर हुआ है, वहाँ से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर सकते हैं किन किन कारोबार पर असर हुआ है। और दूसरा H1B वीज़ा के चलते जो इंडियन स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं भारतीय, तो उन पर कितना क्या इम्पैक्ट है, तो इसको लेकर दोनों को मिलाकर कर सकते हैं। मतलब सुर्खियाँ जिस रफ्तार से बदल रही हैं ट्रेड डील के संदर्भ में, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप भारत और US की पहले निगोशिएटेड पोजीशंस में देखें, उसमें से एक जनरल एटॉमिक्स के साथ ड्रोन्स का और डिफेंस के सिस्टम्स में एक करार हुआ था। तो अगर आप कंपैरेटिव करें जनरल एटॉमिक्स और भारत स्वाभिमानी जो एक हमारा अध्याय मोरक्को में शुरू हो रहा है, उसके संदर्भ में, तो ऐसे कई इंडस्ट्री के क्षेत्र हैं जिसमें आप चर्चा कर सकते हैं। मैम, SIR का मुद्दा इन दोनों बहुत चर्चा में है। हमने देखा कि मानसून सेशन पूरा वॉश आउट हो गया। लगातार विपक्ष के लोग ये चुनाव आयोग पर हमलावर रहे हैं। उनका ये भी आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ख़ास तौर से टारगेट करके जो सीमांचल के एरिया है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। तो क्या इस पे एक ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ जाके, क्योंकि कई ऐसी खबरें भी आई, कुछ लोग लगता है कि जितना चुनाव आयोग ने आज तक इन्फॉर्मेशन पुट आउट की है, एक्सप्लेनेशन पुट आउट किया है, चुनाव आयोग के उस एक्सप्लेनेशन को चरितार्थ करने की, पहले तो जनता को जागरूक करने की और जानकारी सही देने की एक जिम्मेदारी हमारी बनती है। क्योंकि विपक्ष का तो काम है, वो चूँकि अपनी एक कमेंट्री करना चाहते हैं, तो क्या हमारे न्यूज़ का फोकस सिर्फ वो कमेंट्री हो कि जो वाकई में तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम प्रसारित करें। संपादक के तौर पे आप भी जानती हैं कि व्यवस्था में खामी थी, तभी कुछ नया किया गया। तो आपको लगता नहीं कि कोई भी संवैधानिक संस्था है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया आपने, जजेस का नाम लिया, उन पर भी बहुत तगड़े चार्जेस लगते रहे हैं, घटनाएँ आती रही हैं, सबूत भी आए हैं। तो हम लोग को लगता नहीं है कि एक पत्रकार के तौर पर पत्रकार के नाते आपका ये काम है, और विपक्ष के नाते भी उनका काम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना काम कोई ना करे, काम करना और एजेंडा चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। काम करना और रिपोर्टर का काम है फैक्ट्स को रिपोर्ट करना। एक स्टोरी करना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, ताकि लव जिहाद जो लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों में फैलता जा रहा है, उस पर एक स्टोरी करना चाहते हैं। निश्चित आपको करनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में आप इसको एक धार्मिक और एक लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन एक समाज के दृष्टिकोण से भी देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
स्मृति जी, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरा एक दिन संभाला है यहाँ पर। आपका अनुभव कैसा रहा, ये जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि एंकर्स के साथ जो मेरी परिचर्चा रही वो काफ़ी सुखद थी, क्योंकि एज प्रोफेशनल्स दूसरे प्रोफेशनल्स से मिलना और उनके निजी पर्सनल करियर्स पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं उस पर चर्चा करना अपने आप में एक बहुत ही यादगार लम्हा रहा। 2 वरिष्ठ एडिटर्स जिन्होंने अपना मतलब 38-48 साल दिए हैं हमारे देश की मीडिया को, उनके साथ संपादकीय बैठक में बैठना, उनके अनुभव से सीखना अपने आप में एक मेरे लिए सुखद एक प्रयास रहा है। रिपोर्टर तो रिपोर्टर रहेगा, मुझे नहीं लगता आपके रिपोर्टर है, मुझे संपादक की दृष्टि से देखा, उनका आज भी नज़रिया स्मृति ईरानी भाजपा की एक नेता के रूप में रहा। लेकिन अंततः मेरे निजी जीवन की एक यात्रा रही है, उसमें एक ये सुनहरा पल है कि जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में, जहाँ मैं एक स्ट्रिंगर के रूप में थी, वहाँ एक दिन की संपादक बनी, जिसे लाइफ कम्स फुल सर्कल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में।